आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिस ए एन जे एग्ज़ाम, है ना। जेई के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज जो मेन फोकस होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिस ए एग्ज़ाम, है ना। तो ए एग्ज़ाम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आगे सब्जेक्ट वगैरह को देखा जाएगा, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, उन सबको तो आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। पहले आप थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना, अबाउट दिस ए एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा स्ट्रेटजी आपको नोन होनी चाहिए। कई सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना, जो जस्ट कॉलेज पास आउट होंगे, तो डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है ना, डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे APPSC डिस्कस किया जाएगा आज। APPSC एग्ज़ाम आज हम लोग डिस्कस करें APPSC ए सिविल के एग्ज़ाम के बारे में डिटेल डिस्कस किया जाएगा। सबको आराम से बैठिएगा, है ना, हम लोग थारो डिस्कस कर लेंगे। इनकेस अगर किसी कोई डाउट होता है तो लास्ट में पूछ सकता है, ठीक है। वैसे कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि अभी तो कोई सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया जा रहा है, तो एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सबको पता होगा ये एग्ज़ाम जो होता है उसके अब 3 स्टेज कर दिए गए हैं, है ना। पहले केवल 2 स्टेज होता था, बट अभी इसके 3 स्टेज हो गए हैं ना। लास्ट ईयर से क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, तो कॉपी को चेक करने में, रिजल्ट को डिक्लेयर करने में टेक्स मोर टाइम, इसलिए इसके थोड़ा पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। अब जो कर दिया गया है वो इसके 3 स्टेज कर दिए गए हैं। पहला मिलता है रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रीलिम्स। पहला स्टेज होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा रिटन एग्ज़ाम, है ना। नेक्स्ट आपको मिलेगा रिटन एग्ज़ाम, और लास्ट आपको मिलता है यहाँ से इंटरव्यू सेशन। लास्ट आपको मिलता है यहाँ से इंटरव्यू। इंटरव्यू बोल सकते हैं, इसको वाइवा वॉइस भी बोल सकते हैं। तो केवल 3 इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होनी है। रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, फिर रिटन होगा जिसको आप मेंस बोल सकते हैं, फिर आपको इंटरव्यू मिलेगा। अगर इनके मार्क्स को देखा जाए तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो होना है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स होगा, ओके। रिक्रूटमेंट टेस्ट 100 मार्क्स मिलेगा, है ना। नेक्स्ट जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स की टाइमिंग होनी है ना। 2 आवर्स का टाइम हो जाएगा, 2 आवर्स। सारे के सारे MCQ होंगे, है ना। नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस होगा, 100 क्वेश्चंस, और 1 क्वेश्चंस 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इस बार कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा प्रीलिम्स में, है ना, तो नो कैलकुलेटर। लास्ट टाइम में था बट इस बार नहीं होगा, नो कैलकुलेटर इन रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो लास्ट टाइम हुआ था, लोग कैलकुलेटर लेकर के गए थे, लेकिन इस बार अलाउड नहीं होगा। ये वैसे भी अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जितने भी स्टेट हैं जिनका भी रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, MCQ वाले एग्जाम्स होते हैं, कोई भी कैलकुलेटर को अलाउड नहीं करते हैं। जितने भी स्टेट हैं, है ना, जितने भी स्टेट हैं, जब भी वो रिक्रूटमेंट टेस्ट कराते हैं या उनके MCQ वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो कभी भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं करते हैं, चाहे वो सिविल का हो, किसी का भी हो। इवन आप सबको पता होगा, अगर ES का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें जो प्रीलिम्स का होता है ना, पेपर वन, उसमें भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। वो तो आपका स्टेट एक अलग सा हो जाता है, जहाँ पे कैलकुलेटर दे दिया था प्रीलिम्स में। बाकी जहाँ पे भी MCQ के क्वेश्चन होते हैं, कहीं पे भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, चलिए इसे भी वैसे मैसेज कर रहे हैं, है ना। तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड इस बार भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। अदर स्टेट के जो भी एग्जाम थे कहीं भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, वो तो लास्ट टाइम मिल गया था, वो बात अलग है ना। तो प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। जो कैलकुलेशंस होंगी वो ऐसी नहीं होगी आप उसको कैलकुलेट ना कर पाएँ, वो सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, आप उनको बिना कैलकुलेट के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई कैलकुलेट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जब भी हम MCQ के क्वेश्चन करें, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है कि आप मैनुअली कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट को यूज़ ना करें MCQ के क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव वाले में कैलसी आपको मिलेगा तो आप उसको यूज़ करिए, वहाँ पर कैलकुलेटर आपको मिलेगा तो आप वहाँ पर आराम से यूज़ करिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ से।
तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। टाइमिंग हो गया। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। तो नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे सिंपल बात। अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं इसके पेपर्स की, है ना, इसके डिस्कस करते हैं पेपर्स की। अगर मैं करंट के सिनेरियो को देखूँ, अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मैं लेक्चरार की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद जो सिविल के एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि लेक्चरार में आप देखेंगे जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर था और ए का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है, लेवल दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। सिलेबस भी सेम कर दिया, क्योंकि जो पेपर रखा था उसी को दे दिया था इन्होंने इसको करने के लिए, पेपर को बनाने के लिए, है ना। तो कोई नया क्रिएटिविटी नहीं था, तो उसको कंसिडर नहीं करें हम लोग। अभी जो लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है ना, इसके जो आप पेपर्स देखेंगे, आप इनका एग्ज़ाम क्राइटेरिया देखेंगे तो पैटर्न पूरा सेम मिलेगा। सिविल का, फिर जीके जीएस का, फिर इंग्लिश का। जबकि है तो प्योरली सिविल की जॉब, देना क्या चाहिए था रिक्रूटमेंट टेस्ट में, केवल सिविल का ही पेपर आना चाहिए था, बट नहीं, इन्होंने जीके जीएस भी दिया, इंग्लिश भी दिया और साथ में सिविल का भी दिया। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड इस बार जो आपका एई का पेपर होगा, सबको ध्यान से सुन लो भाई, नहीं तो कुछ लोग बाद में मैसेज करते हैं कि वो तो एसएससी की बात कर रहे हैं, है ना। तो खुद से परसेप्शन नहीं बनाना है। अभी जो करंट में कमीशंस के वर्क हैं और उनके जो आप पैटर्न देखेंगे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पूछे जाने के, तो काफ़ी डिफरेंट हैं। पहले का क्या था वो आप भूल जाइए, पहले कैसे चलते थे वो आप छोड़ दीजिए। अभी करंट में जो सिनेरियो चल रहा है कमीशन का, तो अच्छे से पढ़ के जाना होगा, है ना, अच्छे से पढ़ के जाना होगा, नहीं तो गड़बड़ी है फिर। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते अभी। और जो क्वेश्चन हैं वो फ्रेम किए जा रहे हैं, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट वाले नहीं हैं कि यहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, है ना। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस बार जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा फर्स्ट, भाई सबको देख भी लो, प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो फिर से कोई ग्रुप में मैसेज करेगा ये तो किसी और की बात कर रहे थे, है ना। तो जीके जीएस भी आएगा, नेक्स्ट जीके जीएस, नेक्स्ट जनरल इंग्लिश भी होगा, जनरल इंग्लिश भी होगा, थर्ड सिविल इंजीनियरिंग होगा। नहीं देता है तब तो ठीक है आपके लिए, बट अगर दे दिया तो हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो। ये हल्ला गुल्ला ना करना हो कि ये तो जीके जीएस पूछ लिया, और आप कुछ भी कर लीजिए पैटर्न नहीं चेंज होगा। और इसका परफेक्ट एग्जांपल देख चुके हैं इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स का जो सिलेबस था, सबको एक्सपेक्टेड था कि अलग अलग से पेपर होगा, हर एक डिपार्टमेंट का है, लेकिन सबका एक कॉमन पेपर कर दिया। तो बात समझ में आती है कि चलो ठीक है भाई, कई सारे डिपार्टमेंट के लोग थे, अलग पेपर कैसे बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी होती, ठीक है। बट इस बार के लिए ध्यान रखिएगा, सिविल का केवल डिपार्टमेंट तो भी वो सारे पेपर्स को दे देगा, ठीक है। तो इस बात का आपको क्या रखना, तो आपको हर एक और इवेंट के लिए प्रिपेयर रहना है। तो आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और सिविल भी पढ़ना है, भले ही केवल सिविल का ही है, क्योंकि ध्यान रहे आपके एग्ज़ाम के साथ साथ एग्रीकल्चर वाले भी आते हैं। जो सिविल का है उसमें एग्रीकल्चर वाले भी लोग अप्लाई करते हैं। तो ये भूल जाइए कि केवल सिविल का अलग से होगा, एग्रीकल्चर वालों का अलग होगा। अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें जीके जीएस भी होगा, इंग्लिश भी होगा, सिविल भी होगा। कुछ लोग अपना परसेप्शन बना के चलेंगे नहीं केवल सिविल ही होगा, तो हाँ वो लोग अपना कर सकते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है, उनके लिए कोई नहीं, वो अपना करते रहेंगे। लेकिन जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन चीज़ों को भी ध्यान रखें। जीके जीएस भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा और सिविल भी आएगा, ये सब कुछ आ रहा होगा, है ना, ये सब कुछ आ रहा होगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, जीके जीएस इंग्लिश और सिविल। जो सिविल का है इसमें से अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो इसमें से परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होगा, जैसे इस बार लेबोरेटरी सेशन का हुआ, आउट ऑफ 100 40 क्वेश्चंस पूछ लिया सिविल से, 30 पूछ लिया जीके जीएस और इंग्लिश से, है ना। तो कुछ ऐसा ही प्रोविज़न होगा, कुछ ऐसा प्रोविज़न होगा आपके एग्ज़ाम में। हो सकता है वो सिविल से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले, 25 जीके जीएस और इंग्लिश से पूछ ले, तो ये चलता रहेगा, है ना। तो ये परसेप्शन आप लोग लेकर के मत बैठेगा केवल सिविल से ही होगा। आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना है कि कुछ भी हो, हाँ इस बार तो हमें कर ही जाना है। तो ये तीनों आपको मिलेंगे प्रीलिम्स में। सिलेबस सेम होगा, आप कुछ भी कर लीजिए। अगर एक बार उन्होंने कह दिया कि प्रीलिम्स में तीनों पेपर होने हैं तो फिर होना है, आप कुछ भी कर लो। लेबोरेटरी असिस्टेंट का देखिए, जीके जीएस का क्या सिलेबस होगा वेबसाइट पे चेक कर लो, इंग्लिश का क्या होगा वेबसाइट पे चेक कर लो, सिविल का क्या होगा वेबसाइट पे चेक कर लीजिए,
ना, उनके बार बार यही स्टेटमेंट होते हैं। और किस सब्जेक्ट से क्या वेटेज होगा, किस पोर्शन से, उसको भी नहीं मेंशन किया, सिर्फ लिख दिया कि प्रीलिम्स रिक्रूटमेंट टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ JK GS, जनरल इंग्लिश और सिविल। तो आपको सबको एक साथ प्रिपेयर करना है। ये तो बात होगी किसकी, यहाँ रिक्रूटमेंट टेस्ट की, ये तो बात होगी किसकी, यहाँ रिक्रूटमेंट टेस्ट की। मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेबस चेंज नहीं होगा सिविल का, मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेबस चेंज नहीं होगा सिविल का, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है वही चलता रहेगा। अभी जो मेंस का है उसी को आपको प्रिपेयर करना होगा, और वो सिलेबस बहुत वास्ट है ना। भले एक लाइन लिख दिया है, आप ES का भी सिलेबस चेक करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वो तो बहुत बड़ा एग्जाम है, तो सिलेबस उसका 4-5 पेज में होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। तो छोटे में ही पूरा समराइज़ करके दिया हुआ है, छोटे में पूरा समराइज़ करके दिया है। अब ये जो 100 मार्क्स है ना, 100 मार्क्स है, आउट ऑफ दिस 100 मिनिमम टू मिनिमम जितने भी लोग हैं 65 प्लस स्कोर करना है, किसी को भी इससे कम मार्क्स नहीं लाना है। आउट ऑफ 100 65 प्लस स्कोर करना है, 65 से नीचे नहीं रहना है। जिसका 65 के नीचे समझ लो कि अगले साल की देखा जाएगा, आपको समझ रहे हैं कि अगले साल के प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो ये तो आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स को लेकर के, ठीक है। अब जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी, जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी, मल्टीप्लाई बाई 12 to 13 टाइम्स, 12 to 13 टाइम्स। कहाँ पे जाएंगे ये मेंस में, कहाँ पे जाएंगे, रिटन एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में। तो जो मेंस एग्ज़ाम होना है, तो ये तो रिक्रूटमेंट का हो गया। अब मेंस एग्ज़ाम में आपको, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वन मोर थिंग, रिक्रूटमेंट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क्स आपके मेंस में ऐड नहीं होता है। रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का, इसका मार्क्स आपके मेंस में ऐड नहीं होता है। अब मेंस में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी मेंस एग्ज़ाम में, कौन कौन से, इसको देखिए। पहला मिलेगा आपको यहाँ से GK GS, है ना, आपको मिल जाएगा GK GS। कितने मार्क्स का मिलेगा आपको ये, 100 मार्क्स। ओके, कितने क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, भाई पहले मेरी पूरी बात तो ख़त्म हो जाने दो। 100 क्वेश्चंस होगा। टाइमिंग इसका जो होगा वो 2 आवर्स का होगा, टाइमिंग इसका जो होगा वो 2 आवर्स का होगा। GK GS, और क्या होना है ये, ठीक है, ये भी MCQ बेस्ड ही होना है, ये MCQ बेस्ड होना है। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, किसको लेकर के, GK GS को। नेक्स्ट आपको इसमें मिलेगा, ये तो फर्स्ट पेपर हो गया, इसमें 3 पेपर होंगे। सेकंड पेपर आपको मिलेगा जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। अब जनरल इंग्लिश में, ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का ही होना है, 100 मार्क्स होना है, ठीक है, 100 मार्क्स होना है। ये सब्जेक्टिव नेचर का होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको लिखना होगा। नेक्स्ट टाइमिंग जो होगी वो 3 आवर्स की होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइमिंग कितनी होगी यहाँ पे, 3 आवर्स की होगी, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से इंग्लिश को लेकर के, ये क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से इंग्लिश का। तो 100 मार्क्स का होना, सभी टाइप होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा। अब थोड़ा इसको समझा जाता है। इंग्लिश के लिए कई सारे लोग हैं, अभी भी आते हैं कोचिंग्स में यहाँ पे मिलने के लिए, ऑफिस में या वैसे प्रिंसिपल डिस्कशन होता है। तो इंग्लिश के लिए उनको कोचिंग चाहिए, है ना, इंग्लिश के लिए उनको कोचिंग चाहिए कि वो इंग्लिश की कोचिंग क्लास ज्वाइन करेंगे, तभी वो इंग्लिश पास होंगे, तभी इंग्लिश में पास होंगे। कोचिंग में जाएंगे तो देखो पढ़ाया क्या जाएगा, ये सिलेबस इसका फिक्स है। जो आपके स्टेट का इंग्लिश का सब्जेक्ट पेपर होगा वो किसी भी डिपार्टमेंट का चेक कर लो, वेदर इट इज़ ACF हो गया, है ना, HDO का हो गया, ठीक है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का हो गया, ठीक है, फिर उस इलेक्ट्रिकल वालों का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, फिर सिविल का हो गया, अभी जो SM का हुआ असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर का हो गया, है ना। जब भी सब्जेक्टिव में पेपर्स बनते हैं, जब भी सब्जेक्टिव में पेपर्स आते हैं इंग्लिश का, तो ये पैटर्न फिक्स होता है कि आपसे 40 मार्क्स में और 25 मार्क्स में एक आपसे पूछा जाना है एस्से राइटिंग। अब एस्से राइटिंग आपको खुद से लिखना सीखना, आप किसी कोचिंग में जाके तो आपको एस्से राइटिंग नहीं सिखाएंगे, आपको कंटेंट नहीं देंगे कि भाई ये तुम ये लिखो। तो इसके लिए किसी कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कई बार इसका स्ट्रेटजी आपको शेयर कर रखा है, और यहीं पर लोगों का लैक हो जाता है इंग्लिश में, क्योंकि उनको लगता है बिना कोचिंग के काम नहीं होगा। कोचिंग वाले भी उनको कुछ सिखा थोड़ी देंगे, कोचिंग वाले भी उनको थोड़ी ना बता देंगे कि आपको ये कंटेंट जाके लिखना है ना, तो वो कुछ भी नहीं होना है।
बस करना क्या है, पहले आप देखिए एस्से की बुक लीजिए, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पर शेयर करा हुआ है। जो भी वहाँ पे एस्से दिए हुए हैं आप उनके एस्से को पहले लिखिए। एक एस्से को लिखोगे तो एक आइडिया मिलेगा, सेकंड एस्से लिखोगे फिर आइडिया मिलेगा, थर्ड लिखोगे फिर मिलेगा। तो ऐसे ही आप करते हुए जाइए, है ना, ऐसे आप करते हुए जाइए, ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि आपको इंग्लिश लिखना कैसे है। ये तो पहली चीज़ हो गई, आपने एस्से लिखा, है ना, एस्से लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ा जाता है। अब आपने जो एस्से लिखा हुआ है क्या वो करेक्ट है या नहीं है ना, क्या कंटेंट आपने सही से डाला है नहीं डाला हुआ है। इसके लिए क्या करना होता है, आपको सिंपल सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपके कई सारे फायदे होते हैं। पहला, आप क्या लिख रहे हैं उसके ऊपर कंप्लीट कमेंट हो जाएगा कि आप अपने सब्जेक्टिव कितना रह रहे हैं, आप अपने टॉपिक को कितना फोकस कर रहे हैं, आप कंटेंट को कितना डाल रहे हैं, आप टॉपिक की डेप्थ में कितना, ये सब कुछ आपको मेंशन कर दिया जाता है। तो क्या लिखना है ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये कंटेंट आपको खुद से पढ़ना होगा। और पढ़ेंगे कैसे, जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे, आप डिफरेंट एसेस को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो हर एक एग्ज़ाम में ये तो 25 मार्क्स है, कैसे तो आना ही आना है। नेक्स्ट आपको मिलता है क्वेश्चन इसमें, राइट द लेटर। आप एक लेटर लिखना है। अब लेटर लिखने के लिए कोचिंग करेंगे कि बताओ मैं लेटर कैसे लिखूँ, और कोचिंग वाले क्या करेंगे, ये 4 लेटर आपको लिखा देंगे, हो गया। लिखना तो आप ही को है ना उसको, और इसके लिए आप बुक उठा लो, आपको 20-25 लेटर मिल जाएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल, उसका भी आपको शेयर कर रखा है। और किस टॉपिक पे लिखना ये आपको जानना है। तो आपके एरिया में जो करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके इस स्टेट में जो करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे हाईवे का बहुत सारा प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का बहुत सारा प्रॉब्लम है, आए दिन इलीगल ड्रग्स का बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, रिस्टोरेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, पार्किंग की बहुत सारी इश्यूज़ हैं। तो इन सभी टॉपिक्स पे एस्से भी बनते हैं, और इन्हीं सारे टॉपिक्स पे आप देखिएगा लेटर भी लिखने को आएंगे, और ये फिक्स है। अब इसके लिए आपको किसी कोचिंग किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं, आप आराम से इस चीज़ को फॉलो अप कर सकते हैं। कोई कोचिंग क्लास कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कांस्टेंट है, ये चीज़ पूछा ही जाना है, ये चीज़ पूछा, बस आपको अपने अंदर लिखने की हैबिट डालनी है बस। तो अगर आप कोई कोचिंग क्लास के लिए कह रहा है कि हमें इंग्लिश के लिए हमें कोचिंग करनी है, तो मान लो उसकी सबसे बड़ा वो डम टाइप का होगा। आउट ऑफ 100 मार्क्स 80 मार्क्स जो होगा वो केवल सब्जेक्टिव होगा, 20 मार्क्स की आपको ग्रामर मिलेगा, है ना, आपको 20 नंबर ग्रामर मिलेगा। लेकिन वो ग्रामर भी ऐसा होगा कि आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी 20 में से आप 10 नंबर तो लाओगे ही लाओगे, तो 20 में से आप 10 नंबर तो लाएंगे ही लाएंगे, ऐसे ग्रामर्स होते हैं वो। सिंपल स्टेटमेंट या उसका नेगेटिव फॉर्म लिखना है, उसका इंटरोगेटिव फॉर्म लिखना है, एक वर्ड होगा उसके वर्ब से उसमें एडजेक्टिव आपको ऐड करना होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखना होगा, है ना, एक्टिव पैसिव में उसमें कन्वर्ट करना होगा। ये सिंपल आते हैं। कई बार आपको फिल इन द स्टेटमेंट करके आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके आ जाएगा। तो ये इसके लिए आपको किसी कोचिंग क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फिर भी करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप पैसा दीजिए आराम से कोचिंग वालों क्या, हाँ ठीक है ले आओ पैसा दो। बाकी इंग्लिश के लिए आप खुद से प्रैक्टिस करना होगा, और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लोग टेक्निकल में अच्छा करेंगे लेकिन इंग्लिश में आके एकदम से बैठ जाते हैं। आउट ऑफ 100 30 नंबर लोग लेकर के आए इंग्लिश में। आप टेक्निकल में देखें तो उनके 90 मार्क्स आए हैं। RWD का आप चेक करेंगे JEE, तो टेक्निकल में पता चला कि 93 मार्क्स आ रखा है, लेकिन इंग्लिश में 30 मार्क्स आया हुआ है। तो आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल आप मत सोचेगा कि हमने कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो इंग्लिश हमारी अच्छी हो जाएगी, नहीं होगी। लिखना आपको खुद से है, तो बेटर है कि कोचिंग को छोड़ करके आप खुद से प्रैक्टिस करिए, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये तो इंग्लिश की बात हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, थर्ड आपको मिलता है, थर्ड पेपर होगा इसमें, वो हो जाएगा सिविल। सिविल इंजीनियरिंग, अब इसकी बात करते हैं, है ना। ये तो आपको मिलेगा 200 मार्क्स, 200 मार्क्स किसका होना है, ये सब्जेक्टिव टाइप होगा। टाइमिंग कितना होना है यहाँ पे, 3 आवर्स। टाइमिंग क्या है इसकी यहाँ पे, 3 आवर्स। सब्जेक्टिव टाइप का होगा, 3 आवर्स का टाइमिंग हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट होगा 3 आवर्स का टाइमिंग आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस एग्ज़ाम में, तो आपको टोटल मिलके यहाँ से 400 मार्क्स हो गए। 400 मार्क्स मिल गया आपको यहाँ पे। रिटन एग्ज़ाम का, है ना, 400 हो गया, 400 हो गया यहाँ पे रिटन का। ठीक है, अब
400 में से 200 नंबर तो किसका है? केवल सिविल का है। 400 नंबर में से 200 केवल किसका है? सिविल का है। और अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, सिविल में, तो आउट ऑफ 200 यू कैन इजीली स्कोर अराउंड 170 और 180 मार्क्स। कोई टफ प्रॉब्लम्स आपके स्टेट में नहीं पूछी गई अभी तक और ना ही आगे पूछी जाएंगी। और भाई एक दो प्रॉब्लम टफ भी हो गया तो भी आपके पास ऑप्शन तो होते हैं। 200 नंबर का पेपर आना है, 240 250 का पेपर आता है, तो आपको ऑप्शंस तो मिल ही रहा है, ऑप्शंस तो आपको मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो बेटर है कि सिविल को जितने अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे, सबसे स्कोरिंग है ना, सबसे स्कोरिंग है, आसान है, स्कोरिंग है। ठीक है, और आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आउट ऑफ 400 200 केवल इसी का ही है ना, 200 केवल इसी का। अभी मैं आपको मार्क्स दिखाऊंगा। अगर आप 400 में से, है ना, 400 में से सिविल में कितने का है? 200 का है, तो आप मान लो मिनिमम स्कोर करते हैं 140, है ना, मिनिमम स्कोर करते हैं कितना? 140। आप इंग्लिश में बहुत रोते रोते आप ले आए, तो मान लीजिए आप 50 मार्क्स ले आए। और जीके जीएस में चलो ठीक है कि भाई इंजीनियर हैं तो बहुत वीक है, तो मान लेते हैं किसी ना किसी तरह आप गिरते हुए यहाँ पर आ गए। ठीक है, जीके जीएस में, इसमें भी आप 50 ले आए, तो कितना हो गया? 100 240 हो गया, है ना। तो कितना हो गया ये? 240 नंबर मेंस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा है ना। और इस पे तो लोगों को सिलेक्शन, ये सबसे लोअर वाला है, हायर तो आप इसे ज़्यादा लाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से आउट ऑफ 400, ठीक है, आउट ऑफ 400 आप यहाँ से कितना? 40 हो गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 240 लाते हैं तो भी बहुत तो ह्यूज मार्क्स है, एक कम थोड़ी, ये भी बहुत ज़्यादा नंबर है ना, ये भी क्या बहुत ज़्यादा नंबर है। आउट ऑफ 400 240 लेके आते हैं, जबकि 50% नहीं है ये। और यही जो अच्छे से पढ़ के जाएगा, जीके जीएस मैंने बहुत कम लिया, लोवेस्ट क्लास 50, मिनट मिनिमम सब यहाँ पे कितना लेकर के आते हैं? ठीक है, सब यहाँ पे 60 से 70 के बीच में लेकर के आते हैं, है ना, 60 70 लेकर के आते हैं। और यही आपको कितना मिल जाएगा? 110, 50 हो गया, ये कितना मिल गया? 140। तो कितना होता है ये? 240 हो रहा था, आप इसमें 10 नंबर और ऐड कर लीजिए, 250 के आसपास हो गया। और आप 50% स्कोर करें मेंस एग्जाम में तो बहुत है। और ये तो मैंने फिर भी आपको कम बताया, आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। आउट ऑफ 200 यू कैन स्कोर इजिली 160 170 180। पेपर इतना टफ नहीं होगा आपके स्टेट का, वो ईएस का एग्ज़ाम आप नहीं दे रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि नए क्वेश्चंस बना के दे देंगे और ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। ईएस के एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं, 2-4 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल आपको हवा तक नहीं लगेगी कि कहाँ से बना के दे दिया है। कभी कभी होता है ईएस मेंस पेपर आसान बन जाता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018, है ना, ऐसा हैवी क्वेश्चन दे दिया कि हिल ही नहीं रहा है, कि समझ नहीं आया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हो, कैसे सॉल्व किया जाए, है। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं स्टेट में, आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिविल को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो 200 में से आप आसानी से 170 160 180 के आसपास ला सकते हैं। हाँ, जो बकवास वाले होंगे उनसे नहीं होगा, है ना। आप अच्छे से सीरियसली होकर प्रैक्टिस करिए, 200 में से आप 170 180 आराम से लेकर के आएंगे। जो भी आपको गाइडेंस दी जाएगी, जो भी आपको गाइडलाइंस बताई जाएंगी, है ना, जो भी आपको प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे, उस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये तो हो गया किसको लेकर के, यहाँ पे रिटन को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू जो होना है वो होना है 50 मार्क्स का, है ना। तो इंटरव्यू जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको यहाँ से 50 मार्क्स। इसमें आप चलो फिर भी आप रोते गाते ले आए, अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो एटलीस्ट 30 मार्क्स तो आप लाएंगे ही। तो कितना हो रहा था ये? 240 प्लस 30 और ऐड कर लीजिए, 270 मार्क्स। ये तो बहुत है यार, 270 नंबर आउट ऑफ 450 आप 270 ला रहे हैं, है ना। ये सबसे लोवेस्ट का बता रखा है। तो आपका टोटल जो एग्ज़ाम होना वो 450 का होना है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं रिटन में बहुत अच्छा करेंगे लेकिन इंटरव्यू में आके बिल्कुल मार्क्स नहीं मिला है। इवन जो टॉपर्स हैं उनकी भी ये हालत हुई है ना।
जो टॉपर्स उनकी भी यही हालत हुई कि इंटरव्यू में गए तो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ उनसे, है ना। तब वो कैसे टॉप कर गए उनका तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबकी हालत ख़राब है। और जो ढंग से पढ़ के जाएगा वो 30 मार्क्स मिनिमम है। इवन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ए में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बेचारे 36 मार्क्स ला दिए इंटरव्यू में। मतलब उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब आगे हम लोग थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी को बात करते हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है, चाहे मैं गेट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ या किसी PSUs के इंटरव्यू में बैठा हूँ, कहीं पे भी, है ना, या IAS का हो गया, SSC का हो गया, कभी भी इंटरव्यू के भरोसे आप मत जाइए कि इंटरव्यू में आपको मार्क्स मिलेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू हमेशा आपकी रैंक को बढ़ाने के लिए होता है। इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं हमेशा रैंक को बढ़ाने के लिए होता है, वो कभी आपका सिलेक्शन नहीं कराता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोच लीजिए कि इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। वो उनके लिए फ़ायदा हो जाता है जो एकदम बॉर्डर लाइन पे होते हैं, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जो 400 है इसी में आप स्कोर करिए। आउट ऑफ 400 आप कोशिश करिए यहाँ पे 320 के आसपास स्कोर करने की, है ना। और इतना टफ नहीं है, यही है। यहाँ से सिविल का 140 मैंने लिखा है ना, इसी को मैं यहाँ से कर देता हूँ 180, और इंग्लिश में जो 50 है उसको कर दिया 60-70, और यही कर दिया वहाँ पे, तो इतना मार्क्स आ जाएगा आपका आराम से। बस करना क्या आपको, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। वो जितने अच्छे से किया, है ना, वो आपने जितने अच्छे से किया वो आपके लिए सबसे अच्छा है, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप यहाँ पे स्पेशली अगर मुझसे क्लासेस कर रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, है ना। हम लोग इतने अच्छे और इतने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे कि आप अपने स्टेट के एग्ज़ाम बैठेंगे तो आपको लगेगा ये तो क्या है, तो आराम से हो जाएगा, है ना। तो किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, और क्या क्या उसमें थोड़ा एडवांस हो सकता है, वो सब कुछ हम लोग कर लेते हैं क्लास में, है ना। वो सब कुछ हम लोग कर लेते हैं। ये तो मिल जाएगा आपको एग्ज़ाम का। तो इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं, रिटन कितने का होना है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। ये तो बात होगी यहाँ पे एग्ज़ाम्स को लेकर के, है ना, रिक्रूटमेंट टेस्ट का, रिटन का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जो एग्ज़ाम्स का अगर हम लोग बात करें, है ना, तो कब एग्ज़ाम्स होना है इसकी तो कोई श्योरिटी है नहीं, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। कमीशंस को भी लगा होगा कि भाई इतने दिन से हो गया, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इवन आप सबको पता होगा अभी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ के जो चेयरमैन्स हैं, है ना, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, BODs होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, उन सब के साथ उनकी मीटिंग भी चल रही है। तो अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा अच्छा होगा एग्ज़ाम का, क्योंकि जो रन करने वाले हैं वो खुद भी एक कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टरेट हैं, है ना। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस का। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है लेबोरेटरी असिस्टेंट का। मैं किसी और डिपार्टमेंट की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सिविल का तो मैं श्योरिटी कर सकता हूँ, सिविल और मैकेनिकल वालों का, कि बहुत अच्छे से पेपर बनेगा उनका। सिविल और मैकेनिकल बहुत अच्छे से पेपर बनेगा, है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट को पूरा का पूरा क्या है, सिविल मैकेनिकल तो भाई भाई होते हैं, है ना, दोनों भाई भाई होते हैं, तो पेपर बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, पेपर बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सिविल को बहुत अच्छे से और अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से और अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सिविल में कोई भी आपको रुकावट ना हो, कोई डाउट या कुछ भी ना हो, हर एक टॉपिक को पढ़ के जाना है और डिटेल में पढ़ के जाना है। कोई बट का ऑप्शन नहीं रखना है कि यार इसको पढ़ लेते तो हमें सिलेक्शन हो जाता, हमें मार्क्स आ जाता। और वो लोग तो बिल्कुल दूर रहें जो एकदम सिलेबस को एक लाइन देख के पढ़ते हैं कि एक लाइन लिखा बस एक लाइन पढ़ेंगे। ऐसे लोगों को सिलेक्शन नहीं होने वाला जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो अभी जो पैटर्न है एग्ज़ाम्स हैं उनको बहुत अच्छे से और बहुत थारो करना है। अभी आपके पास टाइम है, ढंग से मन लगा कर अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई डाउट है वो आप पूछिए, है ना, वर्कबुक के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो को देखते हुए इस बार की जो वैकेंसीज़ थी, है ना, अभी तक ओल्ड वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो ये कुछ मेरे पास चार्ट हैं, है ना, ये कुछ चार्ट हैं। जिन लोगों ने एक ही बुक खरीदा होगा उसमें ऑलरेडी ये मेंशन्ड है ना। तो 2022 नोटिफिकेशन का है 18, 16 और 30, 18, 16 और 30 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। कितने लोगों ने एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 4163 आई थिंक लोगों ने फॉर्म को फिलअप करा था ए के लिए,
लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले केवल इतने ही थे, एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए केवल इतने ही लोग थे। और 415 लोगों ने क्वालिफाई करा था मेंस के लिए, इतने लोगों ने क्वालिफाई किया था मेंस के लिए, है ना, जो डेटा अवेलेबल है 33 वैकेंसीज़ के लिए। बट अभी तो ये तो कब की बात है, 2022, है ना, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, क्योंकि बहुत ही पुरानी बात है। तो अभी जो वैकेंसीज़ होंगी आप इसमें मिनिमम 30 और ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया, 63। अब इसमें दो केसेस हैं, है ना। पहला, अगर फिर से विंडो रीओपन होता है, फॉर्म को फिलअप करें, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है होगा, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना, तो कई सारे लोग फिर से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये वैकेंसीज बढ़ करके 63 या 70 भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज गई हुई हैं। मैंने खुद भी आप सबको बताया था कि केवल APWD में 36-37 वैकेंसीज गई हैं रिक्रूटमेंट के लिए, 109-110 के आसपास जेई का गया हुआ है। तो वैकेंसीज तो बहुत सारी आनी है। तो 2025, है ना, आपके लिए आप मान सकते हैं कि फुल वैकेंसी वाला ईयर होगा। और 2026 तो पेंडिंग वाले रिक्रूटमेंट सारे हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे इस साल में 2025 में, है ना। 26 में नए रिक्रूटमेंट भी आएंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कई सारे पॉलिटेक्निक के नए कॉलेजेस बने हुए हैं। आपके स्टेट का फर्स्ट डिग्री वो भी हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन रहा है, तो उन समय में प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट होगी, लेक्चरर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो आप ही की स्टेट से रिक्रूट किया जाएगा, है ना। तो वैकेंसीज कई सारी आएंगी, तो आपको अच्छे से मन लगा कर प्रिपेयर करना होगा और थारो आपको स्टडी करनी होगी। एक एक टॉपिक देख करके पढ़ने वाले के साथ गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो ये 63 या 70 भी हो सकती हैं। अब बात एग्ज़ाम की डेट्स कब निकाली जाए, तो अभी तो इसका हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते जब तक कमीशन अपना एग्ज़ाम कैलेंडर ना रिलीज़ करे। APSS भी बहुत तेज़ है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जल्दी उसने सारी वैकेंसी सब कुछ रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे कमीशन भी जल्दी ही करेगा, वो भी इसी काम में लगा हुआ है। इवन कुछ सारे लोगों ने फ़ोन कॉल भी किया हुआ था, कई सारे लोगों ने ईमेल भी करा हुआ है, तो है ना। तो ऐसा नहीं कि उनको नोन है, उनको नोन है कि हमें इस काम को करना है, एंड दे आर वर्किंग। आप कभी कमीशन जाके विजिट करके देखिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, ठीक है। वैकेंसीज़ का यहाँ पर मैंशनड है। अगर आप इन डेटा को देखें यहाँ पे 76, 2000, 2186, 22865, तो हर साल वैकेंसी नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ से क्या करते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये 2022 का है, और आपके स्टेट में सबसे ज़्यादा कौन, इंजीनियर ही तो हैं सिविल के। और वैकेंसी आती है तो जिनका नहीं बना तो अभी आपके फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ़ पीपल्स है ना, ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपटीशन टफ होता जा रहा है। पहले आप सोचे 2018 में, 2016-17 में, तो आपके यहाँ बहुत रेयर कुछ कोचिंग्स होती होंगी जिनके पास ना तो ठीक से फैकल्टीज, ना ही ठीक से कंटेंट होते हैं। बट अभी तो क्या हो गया, रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हो गया। पहला था कि आपके सिर्फ में लिमिटेड रिसोर्स है, सबको चीज़ नहीं मिल पाता है। बट अभी क्या हो गया है, जब से डिजिटल वाला चीज़ें हुई, थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, तब से लोगों के पास जो अब उसने एसेसिबिलिटी रिसोर्सेज बहुत सारे हो गए हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको कहीं भी कोर्सेज को बाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं, वो सिर्फ यूट्यूब पे जाके पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सीरियस हो उस चीज़ को लेकर के, क्या पढ़ना उसको नॉन हो, तो उसको थोड़ी सी गाइडेंस वो पूरा का पूरा आराम से कर सकता है ना, पूरा आराम से कर सकता है। तो नंबर ऑफ़ पीपल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और जो रिसोर्सेज वो सबके पास है। कोई यहाँ पढ़ रहा है, कोई मेडिसिन पढ़ रहा है, कोई कहीं और पढ़ रहा है, फिर वो आकर के स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सब सीरियस ही होंगे। मान लो भाई, ये जो 10,000 मान लीजिए, अभी जो एक्सपेक्टेड, अगर ए का फॉर्म फिर से विंडो रीओपन हुई, डिमांड चलिए कि अराउंड 9 से 10,000 लोग अब फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जो कि बहुत ह्यूज है, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर साल बीटेक पास करने वाले आ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अदर स्टेट के भगाएंगे, ठीक है ना। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, इंटरव्यू के लिए कितने क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, ये तो मेंशन नहीं किया, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। इंटरव्यू में जो भी लोग यहाँ पे होंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज का मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स, है ना। 3 टाइम्स कहाँ जाते हैं इंटरव्यूज़ में, देखिए यहाँ पर ये 2018 की बात है। देखो, लोवेस्ट और मैक्सिमम, ये जो मार्क्स बने हैं 238, ये इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके हैं। टोटल 60 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, एक वैकेंसी छूट गई थी तो 1 बैकलॉग में था, है ना, 1 बैकलॉग में था। तो देखो यहाँ से 238.75 पे इंटरव्यू मार्क्स को ऐड करके हैं, और ये मैंने यहाँ से कितना मेंशन किया था, 240 और प्लस 30, 270 हो गया। ये तो आपको यहाँ से क्वालिफाई हो जा रहा है आराम से। तो इतना बिल्कुल परेशान की रिक्वायरमेंट नहीं है।
जो भी आपको बताया जाएगा वैसे वैसे आपको करते हुए चलना है, वैसे वैसे आपको करते हुए चलना है, ठीक है। ये तो मिल जाएगी यहाँ वैकेंसीज की डिटेल्स। मोस्ट एक्सपेक्टेड है अभी साल तो एग्ज़ाम्स होगा ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा वैकेंसी की डिटेल्स हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ के हम लोग देखते हैं पेपर्स को लेकर के। तो 2018 का 2022 का मेरे पास कंप्लीट डेटा है कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स पूछे गए हैं, ठीक है। और 2022 में तो रिक्रूटमेंट टेस्ट भी हुआ था, उसको डिस्कस कर लेंगे किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का पूछा गया है, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये 18 की हम बात कर रहे हैं, जो 18 का पेपर हुआ था। अच्छा, 18 के पेपर के बारे में कुछ लोगों की इंट्रैक्शंस मैं आप सबको बताता हूँ। जब 2018 का पेपर हुआ तो सॉइल मैकेनिक्स से फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस पूछा गया फ्रॉम द प्लेट लोड टेस्ट। जो गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है प्लेट लोड टेस्ट का, अगर आप देखेंगे SF बाई SP इक्वल्स टू BF बाई BP, फिर BP प्लस 0.3 डिवाइड बाई BF प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला बता रखा होगा, ये सॉइल में हम लोगों ने करा हुआ है ना, ये सॉइल हम लोगों ने करा है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। और कई सारे लोगों को लगे ये तो सोम का क्वेश्चन है, मतलब सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, उनको सोम लग रहा है ना। तो अब जो क्राइटेरिया है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आने का वो बहुत वाइड होता जा रहा है। अगर आप सोचेंगे कि मैं जो सिलेबस में 2-4 लाइन पढ़ करके 3 महीने में 2 महीने में पढ़ के ख़त्म कर दूँ तो नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि अच्छा, कई बार होता है लोगों को होते हैं कि भाई नोट्स 200 पेज का बन गया, 250 पेज का बन गया, हम कैसे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं, ज़्यादा नहीं है, वो कंप्लीट है। आप कम में जाएंगे तो आपकी किस्मत एक फंस गया तो आपको वहाँ से आ गया है ना, वो आपकी किस्मत एक फंस गया और वहाँ से आ गया, नहीं तो नहीं होना है। फिर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो देखो, जो भी पढ़ता है ना, वो हर एक चीज़ के लिए तैयार होता है, जिसको सिलेक्शन लेना होता है। फिर उसके सामने कोई वो ऑप्शंस नहीं होता कि भाई हम इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, ये टॉपिक पूछ लिया तो नहीं होगा, ये टॉपिक पूछ लिया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना है और आप खुद को प्रिपेयर करते रहना है, खुद को प्रिपेयर करते हैं। तो बेटर है कि आप इन सारी चीज़ों को छोड़ करके, है ना, क्योंकि हमेशा डाउट होता है लोगों को सिलेबस को लेकर के कि भाई सिलेबस ऐसा है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ये होता रहता है ना। तो आपको हर एक चीज़ को डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। सोम की बात की जाए, देखो अकेले 20 मार्क्स से पूछा हुआ है, आउट ऑफ 200 20 मार्क्स का। सॉइल का उस बार कम क्वेश्चंस पूछा हुआ था, है ना, एक थे लिखने को आया हुआ था और 6 नंबर में न्यूमेरिकल आया हुआ था, वही जो भी आपको बता रहा हूँ SF बाई SP का। RCC से क्वेश्चन आया हुआ था 18 मार्क्स। RCC से फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा फाउंडेशन, लेकिन फाउंडेशन में भी डिजाइन नहीं पूछा हुआ था, केवल डिटेलिंग पूछा हुआ था, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, आप जरा चेक करो 46 मार्क्स आउट ऑफ 200, केवल एक सब्जेक्ट से वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन से 46 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस में? AE में। JEE का तो आपको बता रखा है, अकेले 25 नंबर पूछा हुआ है यहाँ से, है ना। AE में भी आप देखेंगे आउट ऑफ 100 और 25 मार्क्स क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो AE में भी कितना हो गया, JEE का तो आपको बताया था, AE में कितना हो गया 46 नंबर का, है ना, जो कि बहुत यूज़ है। देखो आउट ऑफ 200 तो 25% केवल एक सब्जेक्ट से मिल जा रहा है। तो इसको बहुत डिटेल में और अच्छे से करना है, बहुत डिटेल बहुत अच्छे से करना, क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन हाईवे 25 मार्क्स आउट ऑफ 200। अब देखो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अच्छा, कई सारे लोग डाउट हैं कि हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग को पढ़ें या ना पढ़ें, और लास्ट टाइम 2018 का आप चेक करेंगे पेपर में तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन पूछ लिया, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। तो आपको करना ही करना है, जब तक आप पूरा पढ़ के नहीं जाओगे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आपकी किस्मत है कि क्वेश्चन आपसे मिल गया, ये क्वेश्चन वहाँ से आपने जो पढ़ा आ गया, नहीं आया तो फिर अगले साल के रोना हो जाएगा। तो आपको इस बार कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, अच्छे से वो सब कुछ करके जाना है। नेक्स्ट डिजाइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर 8 नंबर के क्वेश्चन आए थे, है ना, वो टफ वाला नहीं था, आसान से था, ठीक है। उस टाइम जो क्वेश्चन था वो था इसेंट्रिक लोडिंग का, तो टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट लोगों से मिस्टेक्स हो गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों से मिस्टेक हुई थी, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा वो रिवेट का था, लोगों ने उसको बोल्ट समझ लिया था, तो डायमीटर और बोल्ट में ही गड़बड़ कर दिया। नेक्स्ट मिलता है आपको बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन। अब देखो 35, 2 सब्जेक्ट आपको ऐसे मिले जो बहुत ही ह्यूज मार्क्स आपको ला के दे रहे हैं। पहला कौन सा? वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। दूसरा कौन सा हो गया यहाँ से? बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन। तो देखो 35 + 46
कितना हो जाएगा ये 7। ये देखो केवल 2 सब्जेक्ट तो आपको कितने ला दिए यहाँ पे, ऑलमोस्ट और 50%, ऑलमोस्ट 40 से 45% आपको मार्क्स ला के दे रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, अच्छा लोगों को लगता है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन बहुत आसान थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, नहीं। आप जब तक कंटेंट नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, वो भी बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। जिन लोगों ने क्लासेस करा होगा ऑफलाइन में ऑनलाइन में, उनको पता होगा बीएमसी कैसा सब्जेक्ट है ना, उनको पता होगा बीएमसी कैसा सब्जेक्ट है। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्लास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग का हर साल का फिक्स रहता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर में क्वेश्चन आ गया, 20 नंबर में क्वेश्चन का, 20 तो नहीं आता, 10 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 20 नंबर इसका फिक्स है, कभी 20 हो जाए कभी 10 हो गया, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होगा, 20 मार्क्स से आपको मिलेगा। ब्रिज कितना हो गया यहाँ पे 19 मार्क्स, ठीक 20 मार्क्स के आसपास आता है, कभी 10 मार्क्स हो जाएगा, कभी 15 मार्क्स हो जाएगा, कभी 5 मार्क्स भी हो जाएगा। तो इनका तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, इनका तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से 200 हो गया। ये तो किसका मिल गया आपको, ये आपको मिल गया यहाँ से इसका ए का हो गया 2018 का। अब नेक्स्ट आपको मिलेगा 16 का भी एनालिसिस है, इसमें देखो मेंशन है। सोम कितना है 20 मार्क्स, सॉइल अब देखो इस बार 30 मार्क्स पूछ लिया, आरसीसी 40 मार्क्स, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कितने नंबर का रहेगा 40 नंबर का आया हुआ है ना, तो इसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, चाहे वो ए का हो जे का हो। ट्रांसपोर्टेशन 20, स्टील 10 मार्क्स देखो कम हो गया यहाँ से। अब फिर से देखिए यहाँ से बीएमसी क्या होगा 40, एस्टिमेशन कॉस्टिंग 20, ब्रिज भी 20 हो गया। बस एक क्वेश्चन यहाँ पर और ऐड हो गया था सर्वे का, तो सर्वे के भी आपको मिल गया यहाँ से, सर्वे का भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आउट ऑफ 240 आपको 200 मार्क्स अटैम्प्ट करने थे यहाँ से, क्योंकि इसमें ऑप्शन में भी था। अब 2 सब्जेक्ट ऐसे आपको मिल रहे हैं मेंस में, वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, जो बहुत ही आपको बहुत सारे मार्क्स ला के दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं 2022, अभी सबसे लेटेस्ट पेपर देखो। सोम से कितने का पूछ लिया, केवल एक क्वेश्चन था 10 नंबर का, और वो भी सिंपल डेरिवेशन था, कई बार क्लास में डिस्कस करा हुआ था, 10 मार्क्स। नेक्स्ट जियोटेक 15 मार्क्स, एक क्वेश्चन वही मिस्टेक भरा हुआ था। आरसीसी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, लोग आरसीसी में अजम्पशंस को ध्यान नहीं देते, अजम्पशंस को पढ़ते ही नहीं है कि अजम्पशंस को हम क्यों पढ़ें, अजम्पशंस को हम क्यों पढ़ें। देखो अजम्पशन ही क्वेश्चन 10 नंबर पूछा हुआ था, और वो सेम क्वेश्चन ईएस का प्रीवियस ईयर का है। तो आरसीसी का कहाँ से पूछा 35 मार्क्स का। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन देखो 50 नंबर, हाईवे 35, स्टील 10 मार्क्स, बीएमसी 45। अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा +50, तो 95 मार्क्स हो गया। ये आउट ऑफ 200 50% केवल 2 सब्जेक्ट से मिल जा रहा है। तो मेंस में ये दोनों का रोल बहुत ज़्यादा है, मेंस में दोनों का रोल बहुत ज़्यादा है। तो आपको लगेगा कि ये तो केवल थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, एक दिन करने से हो जाएगा, नहीं होगा। कंटेंट के साथ साथ आपको हर एक चीज़ को इसमें डिलीवर करना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे थ्योरी में। एस्टिमेशन कॉस्टिंग 20, कॉन्स्टेंट बना हुआ 20 नंबर 20 नंबर, ब्रिज 10 नंबर का, और सर्वे भी एक क्वेश्चन आ गया था 10 नंबर का। तो फिर से 240 में से आपको 200 मार्क्स करने थे, है ना, 200 नंबर आपको करने थे। तो अगर मैं मेंस की बात करूं, है ना, अगर मैं मेंस की बात करूं, ठीक है, अगर मेंस को हम लोग डिस्कस करें यहाँ से, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मेंस का, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें मिलता है। 2 सब्जेक्ट से बहुत ही मार्क्स आ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट से आपसे बहुत ज़्यादा मार्क्स पूछे जा रहे हैं, है ना, 2 सब्जेक्ट, इनका तो पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स को लेकर के, है ना, प्रीलिम्स को लेकर के, फिर मैं दोनों का एक कंबाइन आपको सबको एनालिसिस यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है। तो प्रीलिम्स जो हुआ था, प्रीलिम्स के मार्क्स को देख लेते हैं। जो प्रीलिम्स हुआ था ना, रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। अब इनके मार्क्स को देखा जाता है यहाँ से। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, है ना, सोम से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था दैट वाज द 12 मार्क्स, ओके। नेक्स्ट
सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था 18 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे। थर्ड आपको मिलता है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा हुआ अगेन वो 18 मार्क्स, जो कि बहुत यूज़ है ना। नेक्स्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ था 9 मार्क्स, है ना, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आरसीसी, तो आरसीसी जो क्वेश्चन पूछा हुआ था 14 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए हाईवे, तो हाईवे से भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का था, ओके। नेक्स्ट 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ये तो 5th था, 6 और ये 7 नंबर मिल जाएगा आपको, मिलेगा ब्रिज, ब्रिज इंजीनियरिंग हो गया। ब्रिज से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो 2 मार्क्स का, केवल 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे। 8 नंबर की बात की जाए तो ब्रिज हो गया। नेक्स्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो 9 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, 9 नंबर, दैट इज़ द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलता है यहाँ से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो जाएगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो यहाँ से जो क्वेश्चन था वो 8 मार्क्स। इन्वायरमेंटल मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, है ना, हम लोग जो डिस्कस करें यहाँ से वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जेई में ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो टॉपिक है, आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो पूछा हुआ है वो वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज के नाम से है, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज के नाम से है, ठीक है। और ए में ये सब्जेक्ट लोगों के यहाँ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन नाम से है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन नाम से। ये तो आपको मिल जाता है किसको लेकर के, यहाँ पे वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो यहाँ से जो पूछा हुआ था, यहाँ से थोड़े कम मार्क्स का पूछा था मेंस को, मेंस में, है ना, तो आपको जो मिलता है वो 8 मार्क्स का था प्रीलिम्स में। बट इसका जो रेशियो था मेंस में तो बहुत अच्छे खासे आप बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं मेंस में इसका रेशियो बहुत ज़्यादा था, है ना, मेंस में इसका रेशियो बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। तो आपको जो मिल जाता है यहाँ से वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वो 8 मार्क्स से मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक टॉपिक और डिस्कस करा हुआ था, ठीक है, वो था 10 नंबर, एंड 10 नंबर वॉज द मिसलेनियस, ठीक है, जो 10 नंबर था वो मिसलेनियस नाम से था। तो जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो मिसलेनियस हम लोग डिस्कस करा हुआ था, दैट वाज द 2 मार्क्स मैंने यहाँ पे ऐड करा मिसलेनियस को लेकर के 2 मार्क्स, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब मिसलेनियस टॉपिक में कई बार होता है कुछ क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो आपको टोटल मार्क्स थे यहाँ से, है ना, ये टोटल आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अगर आप इनके थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो सॉइल से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, बीएमसी में पूछा हुआ है, फिर आर्ट्स से बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टील से पूछ लिया है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से पूछ लिया है, एनवायरनमेंट से केवल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये जो मार्क्स हैं ये फिक्स नहीं होते कि हर साल यहीं से ही आना है, इतने मार्क्स का क्वेश्चन आना है ना, ये कोई फिक्स नहीं होती कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन 16 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया है, ये फिक्स नहीं होती केवल यहीं से इतने मार्क्स का आना है, ये वेरिएशन होता रहता है हर साल। तो आपसे कहा जाए इस बार आरसीसी से मान लीजिए 14 मार्क्स का आया हो, क्या अगले साल 14 का आएगा, नहीं, ये वेरिएशन चलते रहते हैं, वेरिएशन ये चलते रहते हैं। बट अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन हो गया और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इनका जो वेटेज होता है मेंस में तो बहुत यूज होता है, साथ में प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा होता है ना। बट अगर इन पूरे सिलेबस जो आपके यहाँ दिया हुआ है इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक मेजर दूसरा माइनर सब्जेक्ट को लेकर के, तो अगर आप मेजर पोर्शन को पढ़ते हैं तो आउट ऑफ, है ना, आउट ऑफ दिस 100 क्वेश्चंस, है ना, आउट ऑफ दिस 100 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, है ना, आउट ऑफ दिस 100 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 70 to 80 मार्क्स आपको इन मेजर सब्जेक्ट से ही मिल जाते हैं, है ना, मेजर सब्जेक्ट से ही मिल जाते हैं। जैसे कहा जाए अब मैं पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, मैंने एक में ये लिखा यहाँ से मेजर सब्जेक्ट लिखा मैंने यहाँ से, दूसरे यहाँ से माइनर, माइनर मतलब ये ना कि इसको छोड़ देना है,
तो माइनर का बिल्कुल मतलब मिलेगा कि इसको छोड़ देना है ना। मैंने यहाँ से लिख दिया माइनर सब्जेक्ट। तो एक आपको मिल जाएगा यहाँ से मेजर हो गया, दूसरा आपको मिल जाता है यहाँ से माइनर। चलिए देखते हैं यहाँ से। अगर मेजर सब्जेक्ट की बात की जाए है ना, हम लोग मेजर सब्जेक्ट को डिस्कस करें तो पहला ही आपको मिलेगा यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे सोम। देखो अब सोम को हम क्यों लिख रहे हैं, देखो सोम एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप सोम पढ़ते हैं तो इसका एप्लीकेशन आपको आरसीसी मिलता है, सोम पढ़ते हैं तो इसका एप्लीकेशन आपको स्टील मिलता है, आप सोम पढ़ते हैं डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट मिलता है, आप सोम पढ़ते हैं तो आपको आरसीसी मिलता है, उसमें स्वेल मैगजीन में मिल रहा होता है। इट मीन्स आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो यही केवल एक सब्जेक्ट आपको कई सारे सब्जेक्ट में हेल्प कर रहा होगा, आपको कई सारे टॉपिक्स में हेल्प कर रहा होगा। तो सोम एक बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इंटरव्यू में वेटेज बहुत अच्छी होती है, मेंस में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भले इस मार्क्स केवल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंटरव्यू में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोम से। आप इंटरव्यू देने जाओ और ऐसा नहीं होगा कि आपसे सोम से क्वेश्चन ना पूछे, बिना सोम से क्वेश्चन पूछे आपको छोड़ेगा ही नहीं वो। सोम एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है स्पेशली सिविल के लिए, है ना, इनको हम कोर सब्जेक्ट बोलते हैं। सोम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे सॉइल। सॉइल ही बहुत अच्छा सब्जेक्ट है स्पेशली मेजर सब्जेक्ट के लिए। तो सॉइल से हमेशा वेटेज ज़्यादा ही होता है प्रीलिम्स से मेंस में, वो वेरिएशन कभी कभी हो जाते हैं बट प्रीलिम्स और मेंस में सॉइल का बहुत अच्छा वेटेज होता है। तो सोम हो गया, सॉइल हो गया, है ना। नेक्स्ट मिलेगा आपको यहाँ पे आरसीसी। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पर आरसीसी। आरसीसी का भी अच्छा खासा रोल होता है एग्जाम्स में, क्योंकि कोडल प्रोविजन बहुत सारे हो जाते हैं, है ना, कोडल प्रोविजन बहुत सारे, एमसीक्यू के बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं यहाँ से। सोम हो गया, सॉइल हो गया, आरसीसी हो गया। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, है ना, ये आपके यहाँ है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एई में, और जेई में जो है वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज नाम से है ना, जेई में जो है वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज के नाम से। इसका भी बहुत अच्छा रोल प्ले होता है, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट मिल जाता है, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसको सैनिटेशन या आप ड्रेनेज बोल सकते हैं, सैनिटेशन या आप ड्रेनेज बोल सकते हैं। तो ये इसका भी मेजर सब्जेक्ट बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से हाईवे हो गया, और नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन। तो आपको इन सब्जेक्ट्स को तो बिल्कुल भी एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। सोम, सॉइल, आरसीसी, एनवायरनमेंट, हाईवे और बीएमसी, इनका मतलब एक भी टॉपिक छूटना नहीं है आपसे, सब कुछ और फुली करके जाना है, सब कुछ और फुली, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है यहाँ से। तो हर एक चीज़ को करके जाना है ना, आपको हर एक चीज़ को यहाँ पे करके जाना है। तो ये मेजर सब्जेक्ट है, और इंटरव्यू में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाईवे से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताओ इस बार तो इंटरव्यू हुआ जब लेक्चरर वालों का, तो हाईवे के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है वो भी आपसे पूछ लिया। जो पेमेंट होता है, पेमेंट जो बिटवीन होता है, बिटवीन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा रिएक्शन होता है उसको बताइए। तो क्या रिएक्शन तक पूछा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के पूछे जा रहे हैं। तो हर एक चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो जब तक आप थारो नहीं पढ़ेंगे, आप सोचो कि क्लास हो, आसान क्वेश्चन करके आप भी खुश हम भी खुश कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़े, आपको लग रहा है बस क्वेश्चन बन जा रहा है, तो ऐसे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आपको ढंग से और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ही होगा। ये तो मेजर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, है ना, ये तो मेजर सब्जेक्ट मिलेंगे। अब थोड़ा माइनर वाले सब्जेक्ट में आते हैं, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, इसको भी आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो इसमें जो आपको मिलता है वो मिलेगा आपको यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो जो स्टील स्ट्रक्चर है प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते स्टील से। अब इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि इस चीज़ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन टेंडेंसी ज़्यादा होती है। कोई क्वेश्चन देगा वो सब्जेक्ट टाइप का बन जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में होगा तो क्या लोग कोडल प्रोविजन ही होते हैं, कोडल प्रोविजन ही होते हैं। अभी आप यहाँ देखें जो 9 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है कोडल प्रोविजन ही है ना, ज़्यादा जो क्वेश्चन है कोडल प्रोविजन ही है, ठीक है। स्टील हो गया। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से ब्रिज हो गया। तो ब्रिज का तो प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है, मेंस में भी फिक्स है ना, कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको आपको करके जाना है। कभी 10 नंबर का हो गया, कभी 5 नंबर का हो गया, कभी 15 नंबर का हो गया, 20 का हो गया, लेकिन 20 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, है ना। तो ब्रिज में कभी 20 मार्क्स से ऊपर नहीं पूछेगा। थ्योरी क्वेश्चन से होगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल का सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, वो होता है इकोनॉमिकल स्पैन, तो उसको हम लोग आगे करेंगे तो डिस्कस कर लिया जाएगा। बाकी इनका प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलते हैं यहाँ पे
एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अब इसका भी प्रीलिम्स में बहुत मेजर रोल नहीं है, इनका प्रीलिम्स में बहुत मेजर रोल नहीं है, है ना। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि केवल एस्टिमेशन कॉस्टिंग ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंस में भी फिक्स है 10 नंबर का आ जाएगा, 15 नंबर का जाएगा, 20 नंबर का, लेकिन कभी 20 से ऊपर नहीं जाएगा। बहुत इसका मैक्सिमम, अब इसके आप उससे सेचुरेशन पॉइंट है इसका 20 मार्क्स, नहीं तो 10 नंबर का, 15 नंबर का। ऐसा भी हो सकता है वो 5 नंबर का, 2 नंबर का थियरी में स्किप कर दे, करके पूछ के स्किप कर दे। तो इन सबको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, इन सबको बहुत ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, ठीक है। तो कितना था यहाँ से 10 था, तो कितना हो गया 6 9। एक मिसलेनियस टॉपिक है, मिसलेनियस फिक्स नहीं कि यही होना है ना, एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है तो उधर से आ जाए, बाकी और उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मिसलेनियस मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। बट ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं अगर आप इनको देखेंगे और इनको आप देखेंगे इनके इश्यूज़ को, तो आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट 70 to 80 मार्क्स, है ना, केवल इन्हीं सब्जेक्ट से आपको मिल जाएंगे। हो सकता है 80 से 85 भी हो जाए, हो सकता है 80 से 85 भी हो जाए। ये जो आपको यहाँ से 6 सब्जेक्ट जो मिल रहे हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, एकदम डिटेल में बहुत अच्छे से करके जाना है। सॉइल, है ना, सॉइल, आरसीसी, रोटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर, हाईवे, बीएमसी हो गया, इनको बिल्कुल छोड़ना, एकदम बहुत डिटेल में अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ से थोड़ा मिल जाएगा, इनको बिल्कुल छोड़ना है। इंटरव्यू में बहुत अच्छे रोल प्ले करेंगे, ब्रिज से, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से, स्टील से चलो फिर भी थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी इनसे जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। लेकिन सोम से सॉइल हो गया, आरसीसी बहुत अच्छा टॉपिक, आरसीसी का। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाईवे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नए नए मटेरियल इन्वेंट हो रहे हैं उनके बारे में पूछा जाता है, उन मटेरियल का रिएक्शन कैसा होता है, मटेरियल लोड को कैसे रजिस्ट करते हैं, कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये सब कुछ आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आपको मिल जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट का। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई, अगर मेंस की बात करूँ तो 160 से 170 मार्क्स आसानी से ला रहे होंगे, है ना, आसानी से ला रहे होंगे 160 के आसपास। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं इनको बहुत डिटेल में करके जाना है, और अच्छे से करके जाओगे तो इंटरव्यू में आप बोल सकें कि हाँ भाई ये हमें तो इसको करना है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन कौन से अच्छे से प्रिपेयर करना है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, ये तो ये चीज़ हो गई यहाँ से। नेक्स्ट अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखा जाता है, ये सब तो हो गया। अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए। फर्स्ट वर्कबुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वर्कबुक में जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो गेट के, ईएससी के, जो एक एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो एक एग्ज़ाम हुआ, जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए, उन सब में आपको मिल जाएंगे। तो उन सभी के क्वेश्चंस को आपस में कंबाइन करके फिर आपको वर्कबुक प्रिपेयर किया है। वर्कबुक में आपको प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस होंगे, मेंस के, मीन्स दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ से, मीन्स दोनों प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, ओके। ये तो वर्कबुक का हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपको करना क्या है यहाँ से, ये तो प्रैक्टिस का हो गया, वर्कबुक। नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है है ना, प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक हो गया। नेक्स्ट हमें जो करना है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट हमें जो करना है वो है यूथ पब्लिकेशन की बुक, है ना। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इसको भेजा हुआ है, तो आप सबको वहाँ डाउनलोड कर लें, नया वाला आपको भेजा है। तो ये जो यूथ पब्लिकेशन है आप इस 2 को करके जाइए बस, और कुछ भी कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, पैसा वेस्ट करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, जाके 10 किताब खरीद के लाओ। मैंने पहले बताया हुआ है कि डोंट बी अ कलेक्टर, आप कंटेंट कलेक्ट करने वाले मत बनिए ना, कि ला ला के सब रख रहे हैं लेकिन पढ़ एक भी नहीं रहे हैं। हाँ, ये बुक आई नहीं, वो जाके ले लिया, हाँ वो बुक आई, वो जाके ले लिया। तो जो आपके पास है उसी को आप यूटिलाइज़ करिए, उसी को आप मैक्सिमाइज़ करिए, आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। ये 2 बुक्स ऐसे हैं, 2 चीज़ें ऐसे हैं कि मोर देन सफिशिएंट होगा। लोग मैसेज करेंगे बेस्ट बुक फॉर ए प्रीलिम्स, अब बेस्ट बुक मतलब क्या होता है वो नहीं समझ में आता, है ना। क्या कवर वर एकदम चमका के दिया जाता है वो अच्छा लगेगा, बेस्ट बुक होगी, है ना। तो जो भी आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं, जो भी आपको, वो सबके लिए सफिशिएंट होगा, है। लेकिन लोग फिर भी मैसेज करते हैं कि सर एकदम से बेस्ट बुक सजेस्ट करिए, लेकिन पढ़ना उनको एक भी नहीं है, पढ़ना एक भी नहीं है, लेकिन बेस्ट बुक
बेस्ट बुक फॉर प्रीलिम्स, बेस्ट बुक फॉर मेंस, ऐसे मैसेज करते रहते हैं। इन दोनों को आपको मान लेना है कि सबसे बेस्ट है, ठीक है। इनको एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है, सब कुछ करके जाना है, वर्कबुक सफिशिएंट होगा आपके लिए। यूथ पब्लिकेशन की आप प्रैक्टिस कर जाइए। प्रीलिम्स के लिए यहाँ से बाहर क्वेश्चंस नहीं होगा, डेटा चेंज होगा बस, बाकी यहीं से मिल जाएगा। सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको 40-50 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। अभी नई वाली बुक जो आएगी उसको भी अपलोड कर दिया, आपको वहाँ से मिल जाएगा। वर्कबुक सभी के लिए नहीं होगा, वर्कबुक तो केवल पेड लोगों के लिए होगा, जो लोगों ने कोर्स को ज्वाइन करा हुआ है। ये तो यहाँ से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ से क्लास नोट्स। भाई अगर आप क्लास नोट्स, है ना, अच्छे से करते हैं, क्लासेस को अच्छे से करते हैं, आपको किसी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जाकर किसी बुक को ख़रीद रहे हैं फिर वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। तो जो क्लास नोट्स है इसको आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी टाइम से आप कर सकते हैं, है ना। आपको काउंट नहीं करना कि हमने इतनी बार करा हुआ है। तो क्लास नोट्स को बहुत अच्छे प्रिपेयर करना है। और जब भी क्लासेस आपकी हों, है ना, इसमें कई सारे लोग होंगे सिर्फ देखने के लिए बैठेंगे, नहीं, आपके पास आपकी खुद कॉपी होनी चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। बेटर है सबको अगर क्लास को ज्वाइन करें आप लैपटॉप से ज्वाइन करिए, लैपटॉप नहीं है तो लास्ट ऑप्शन होगा आपके पास मोबाइल फ़ोन या फिर टैब, क्योंकि आप फ्री होंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आंसर पूछूंगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे, है ना। तो आप अपना नोट्स खुद से बनाइए, भले मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, नोट्स खुद से बनाइए, लिखिए उसको। कुछ छूट जाता है तो मैं बाद में PDF भी उसका जो भी क्लास होती है अपलोड करता हूँ ग्रुप में, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से आप उसको कंप्लीट करिए। शॉर्टकट मत ढूंढिएगा पढ़ाई का कि बस नोट्स ला के ख़रीद लेता हूँ फिर वहाँ पे सिर्फ हाईलाइट करूँगा बस। तो क्या लगता है कि हाईलाइट करने से तुम्हें समझ में आ जाएगा? जब आप हर एक लाइन को लिख दें, हर एक वर्ड को लिख दें, तो आपके माइंड में समझ में आता है कि आप क्या लिख रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको समझ में आती है। शॉर्टकट मत ढूंढिएगा पढ़ाई का, है ना। इसका ध्यान रखना। नोट्स को जितनी बार आप रिवाइज करते हैं आप रिवाइज करिए। हम लोगों ने पढ़ाई किया था तो काउंट नहीं किया था कितनी बार नोट्स को रिवाइज किया था, है ना। वो एग्ज़ाम आते आते इनफाइनाइट टाइम्स हो जाता, पता नहीं चलता कितनी बार रिवाइज करेंगे नहीं कर रहे हैं। रिवाइज़ करिए, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज़ करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आपने एक चैप्टर को पढ़ा फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। नहीं हो रहा है, क्या डाउट हो रहा है, तो आप फिर से नोट्स को देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए। उसके बाद नहीं होता आप ग्रुप में मैसेज कर लीजिए, कोई ना कोई आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर देगा। नहीं तो लाइव क्लास तो होती है, वहाँ पर डिस्कस कर लिया जाएगा, है ना। ये तो आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लोग अगर रेगुलर रह सकते हैं क्लास में, ठीक है, जो लोग क्लास को अटेंड कर सकते हैं तो लोग मिस नहीं करेंगे, डेली क्लास को ज्वाइन करना है। जो लोग रेगुलर हो सकते हैं वो लोग क्लास को मिस नहीं, डेली क्लास को ज्वाइन करना है ना। और आप अपना एक शेड्यूल फिक्स कर दो, अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। जो लोग वर्किंग में हैं, है ना, वो लोग अपने टाइम को थोड़ा अरेंज करें। सुबह अगर वो सो के उठ रहे हैं 6 बजे तो थोड़ा उससे पहले उठें, है ना, तो सुबह का टाइमिंग निकालें वो पढ़ने का। शाम को है तो शाम को टाइमिंग निकालें पढ़ने का। वीडियोस को देखें, है ना। सुबह का टाइमिंग फिक्स कर लें कि मुझे इतने टाइम तक पढ़ना है, फिर शाम को फिक्स कर लें, लेकिन ये कंटिन्यूस होना है, ये चीज़ कंटिन्यूस होनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कहाँ से करना है ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद भी किसी के अंदर कुछ ज़्यादा हो रहा हो तो इम्पॉर्टेंट बुक्स मैंने यहाँ से शेयर कर दिया है ना। तो हर एक सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर मैंने शेयर कर दिया है। तो आप इसको आराम से यहाँ से डाउनलोड, इसको अभी मैं PDF आपको शेयर कर दूँगा, है ना। तो आप इन बुक्स को ले सकते हैं, आप इन बुक्स को ले सकते हैं। सोम की सारी बुक्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पर अपलोडेड है। स्वाइल का भी गोपाल M वेंकटेरा मैया, ये भी आपको शेयर करा हुआ है, गोपाल रंजन, आपको PDF ऑनलाइन मिल जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। RCC में कृष्णा राजू पिल्लई मेनन, बहुत ही अच्छी बुक है। कोई BC पूनम के चक्कर में नहीं फंसेगा कि उन्होंने क्या लिख दिया है। AK जैन की बुक ले, बहुत अच्छी बुक है ना। स्टील में आप दुग्गल को ले लीजिए, आप नेगी को खरीद लीजिए तब तो ठीक है। राउटर सप्लाई के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं, ऐसे घर की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। मैंने BC पूनम में लिखा जरूर है, बट इसको आपको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे हाईवे। अगर आपको LR कडियाले मिल पाती है ना, ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द HRB एंड IRC। LR कडियाले बहुत अच्छी बुक में आपको मिलेगी, अगर आपको मिल पाए तो। अगर आपको कहीं ऑनलाइन वगैरह मिल पाए तो बहुत अच्छी बुक है ना। LR कडियाले का आपको मिल पाती है तो
बिल्डिंग मटेरियल के लिए आपको गूगल बुक आप देख सकते हैं, नोट्स आपके लिए सेपरेट होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी नोट्स आपके लिए सेपरेट होगा। एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लिए आपको डी कोहली मिल पाए तो आप इसको ले लीजिए, दत्ता तो आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपको खुद फांद के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन डी कोहली आप लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ब्रिज के लिए आप रंगवाला ले लो, वो हो जाएगा, है ना। वैसे आपको किसी बुक को खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये सब कुछ आपको नोट्स में सफिशिएंट होगा, नोट्स में सब कुछ आपको सफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया अबाउट दिस एग्ज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा, जो हम लोग पढ़ेंगे वो आप लोग सब्जेक्ट देख रहे होंगे यहाँ पे, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो इसको स्टार्ट किया जाएगा, टाइमिंग यही सेम रहेगा, है ना, 7 से 8:30 8:40 या फिर 9 PM कभी कभी हो जाएगा, कभी कभी 10:30 भी बज जाएंगे, है ना, तो वो डिपेंड करेगा हम लोग कब तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए, आप किसी कुछ पूछना है, आप किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।